हेलो बच्चों, तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 12। और आज हम लेक्चर नंबर 12 में करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आज का पूरा लेक्चर जो होगा वो ऐसे इंट्रोडक्शन पार्ट है समांतर प्लेट संधारित्र का। अभी कई लेक्चर आएंगे इस पर। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र। तो हेडिंग लगा लो समांतर प्लेट संधारित्र। देखो समांतर प्लेट संधारित्र, अब देखो समांतर प्लेट संधारित्र को समझने के लिए जो इससे पिछला वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11 था, जिसमें हमने संधारित्र के बारे में बात की थी पूरी। संधारित्र क्या होता है, धारिता क्या होता है, और एक गोलीय संधारित्र को भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये भी देखा था कि गोलीय संधारित्र को हम रिजेक्ट क्यों कर दिए थे हम, उसके बाद हमें पैरेलल प्लेट संधारित्र यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो वो लेक्चर आप देख लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसी पे बेसिस है ये भी लेक्चर, वो एकदम बेसिक था। ठीक है, अब जिसने नहीं देखा तो एक बार देख लो आप। चलिए एक बार मैं यहाँ पे उसका रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ जल्दी से कि होता क्या था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो था वो हमारा था संधारित्र। हम पढ़ते कि संधारित्र क्या होता है। ठीक है, तो संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक प्रकार का उपकरण होता है, एक डिवाइस होता है जो हमारा वैद्युत ऊर्जा को एक बार में इकट्ठा करके एक साथ दे देता है। ठीक, अब तुम ये कहोगे कि सर बैटरी भी तो वैद्युत ऊर्जा देता है, लेकिन बैटरी जो होता है वो धीरे धीरे करके देता है। अगर तुम एक पेंसिल वाली बैटरी ले लो और उससे ये कहो कि ला तो हमें 25 एम्पेयर की ऊर्जा दे दो, क्या 25 एम्पेयर की वैद्युत करंट दे पाएगा, करंट दे पाएगा वो? तो कहेगा कि भैया हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, संधारित्र के पास जाएंगे। तो संधारित्र क्या करता है कि हमें एक ही बार में 25 से 50 एम्पीयर तक करंट वो एक बार में दे देता है। जैसे अगर कोई पंखा ले लो या कूलर ले लो, कूलर को हमें चलाना होता है तो चलाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, लगभग 25 से 30 एम्पीयर की। तो वो हमें मिलेगा कहाँ से? तो यही हमारा संधारित्र क्या करता है, एक बार में 25 से 30 एम्पीयर की करंट दे देता है, वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद चलने के लिए उतना एम्पीयर की जरूरत करंट की आवश्यकता होती नहीं है। तो संधारित्र का बेसिकली काम क्या होता है, संधारित्र का यही काम करता है कि वो ऊर्जा को यानी कि करंट को इकट्ठा करता है और एक बार में करंट को उठाकर दे देता है। यही हमारा क्या है, संधारित्र था। ठीक, उसके बाद हमने दूसरा देखा था कि धारिता क्या होती है। तो धारिता हमने ये बताया था कि धारिता जो होती है वो संधारित्र का, धारिता जो है वो संधारित्र का एक गुण होता था। धारिता होती क्या थी, धारण करने की क्षमता, यानी कि कोई चालक जो है वो चालक, संधारित्र का मतलब क्या होता है, संधारित्र एक चालक ही तो होता है। तो कोई चालक जो है या कोई संधारित्र बोलो कि कोई संधारित्र जो है वो अपने अंदर कितनी ऊर्जा इकट्ठा कर सकता है, यानी कितनी वैद्युत धारा इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, बात यही, ऐसे बोल दो कि कितना आवेश इकट्ठा कर सकता है। सब बातें एक ही है, पिछले लेक्चर में सबको डिटेल से बताया था आपको। ठीक है, तो वही हमारी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है कि अपने अंदर कितना आवेश संचित कर सकता है। और हम ये भी चाहते थे कि कोई भी चालक अगर ले ले तो उस चालक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आवेश संचित हो जाए और उसका जो विभवांतर हो जाए वो कम से कम विभवांतर हो जाए, क्योंकि विभवांतर जितना ही कम होगा हमारा जो आवेश होगा उतना ही ज़्यादा संचित हो पाएगा। ठीक है, इसका हमने फार्मूला भी पढ़ा था कि हमारा फार्मूला जो आया था वो Q/V के बराबर आया था कि C बराबर होता था Q/V के। अच्छा, ये चीज़ भी बताया था कि हमारा जो C जो होता है वो Q और V दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि वो हमारा पदार्थ कैसा है, उसका माध्यम कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे हमने वहाँ पे करंट में प्रतिरोधकता पढ़ा था कि R बराबर होता है V/I होता है, लेकिन R जो होता है ρL/A पे डिपेंड करता है। R जो होता है ρL/A पे डिपेंड करता है, ना R पे डिपेंड करता है और ना तो ना तो V पे डिपेंड करता है, ना तो I पे डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार से ये भी था हमारा। ठीक, अच्छा अगर इसकी यूनिट की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो होगा ऊपर हो जाएगा कूलाम और नीचे हो जाएगा विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, या इसी को फैरेड भी बोलते थे। अब फैरेड जनरली तुम्हें क्वेश्चन किसमें मिलेगा, माइक्रो फैरेड में मिलता था, फैरेड में नहीं मिलता था। ठीक है, देखो इसका इतनी चीजें हमारी हो गई थी। अब यहाँ पे जब हमने गोलीय संधारित्र भी पढ़ा था तो गोलीय संधारित्र में कमी क्या रह गई थी। अगर हम यहाँ पे देखें कि गोलीय संधारित्र जब हम बनाए थे तो गोलीय संधारित्र में कमी क्या थी, तो गोलीय संधारित्र में देखो सबसे पहली कमी तो यही थी कि धारिता बहुत कम होती थी। जो गोलीय संधारित्र की सबसे पहली कमी ये थी कि उसकी जो धारिता थी, धारिता बहुत कम होती थी, धारिता बहुत कम
होती थी, उसकी जो धारिता होती थी वो धारिता हमारी बहुत कम होती। जैसे हमने देखा भी था कि अगर हम r बराबर 1 मीटर लेते थे, यानी 1 मीटर का अगर कोई एक गोला लेते थे, 1 मीटर का अगर कोई एक गोला ले ले तो उस पर जो हमारा आवेश संचित होता था वो हमारा c बराबर हो जाता है, यानी कि इसकी जो धारिता होती थी हमारी 1.1 इंटू 10 पे पावर -10 फैरेड, या इसी को 10 पे पावर -4 माइक्रो फैरेड कर लो। तो 1 मीटर अगर गोला देखे तो इतना बड़ा 1 मीटर गोला बनेगा, उतने में केवल इसकी कैपेसिटी क्या है, इतनी कैपेसिटी है, इतनी उसकी धारिता है। तो इसीलिए ये हमारे काम का गोलीय संधारित्र नहीं होता था। तो इसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, तो इसीलिए हम कहाँ पे आए, समांतर प्लेट संधारित्र पे आए। अच्छा, इसका एक रीजन और भी था कि स्थितिज ऊर्जा बधी हुई होती नहीं थी। जैसे इसका दूसरा रीजन ये था कि स्थितिज ऊर्जा बधी हुई नहीं थी। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती थी, ये स्थितिज ऊर्जा बधी हुई नहीं होती थी। जैसे देखो, अगर कोई एक गोलीय संधारित्र हम मान लेते थे कि हमारा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r के बराबर, इसकी त्रिज्या है, इस पे आवेश मान लो q के बराबर है, ठीक। इस पे जो आवेश है वो आवेश हमारा कैपिटल Q के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अगर बनाओ, देखो ये इस तरीके से होगा, प्लस प्लस सब पे होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बनाऊं तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कुछ इसी तरीके से होगी। देखो, वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कुछ इस तरीके से निकलेगी, ठीक। ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा हो गई, यही तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ई का मान हो जाएगा, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारी जो वैद्युत ऊर्जा तो होती थी, ऐसा नहीं है कि इसके पास ऊर्जा नहीं होती थी, ऊर्जा तो होती थी, लेकिन ये बधी हुई ऊर्जा नहीं होती थी। ये देखो, ये क्या है, एक तरह से फैली हुई है, और ये कहाँ तक जाता था, ये इनफाइनाइट तक फैलता हुआ जाता था। अरे मैंने इस पे चार्ज जो माना था प्लस क्यू मान रखा था, तो इनफाइनाइट पे जाके हमने डी क्यू चार्ज लेकर आए थे, इनफाइनाइट पे जाके डी क्यू चार्ज लेकर आए थे। तो ये यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक फैली हुई है एकदम से। तो यहाँ पे ऊर्जा तो है इसके पास, ऐसा नहीं है कि ऊर्जा नहीं होता, इसके पास भी ऊर्जा होता है, लेकिन ये इनफाइनाइट तक फैला होता है। तो हम उसको अगर कहें कि लाओ हमें 25 एम्पीयर की करंट दे दो एक बार में, तो हमें नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं कि इसके पास नहीं है, होता है, इसके पास भी है, लेकिन ये दे नहीं पाता, क्योंकि ये कैसा होता है, फैली हुई होती है, यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है बधी हुई नहीं होती है। कैसे होती है, फैली हुई ऊर्जा होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये ऊर्जा जो है ये फैली हुई ऊर्जा है। इसके पास जो ऊर्जा होती है ये ऊर्जा फैली हुई ऊर्जा होती है, चारों तरफ क्या होता है, फैला हुआ ऊर्जा होता है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अच्छा, ये शायद हमने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, ये छूट गया था, तो चाहो तो इस चीज़ को वहाँ पे नोट भी कर लो कि गोलीय संधारित्र की कमी क्या है। यहाँ पे हेडिंग लगा लो कि गोलीय संधारित्र की कमी, गोलीय संधारित्र की कमी। गोलीय संधारित्र में कमी क्या था, किस जैसे गोलीय संधारित्र को हम रिजेक्ट किए थे, ठीक है। तो चाहो तो ये दोनों नोट भी कर लो यहाँ पे। अच्छा, यहीं पे एक चीज हमने और भी पढ़ा था, इसकी ऊर्जा भी निकाली थी कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो होता है Q स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा U बराबर आया था हमारा Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर आया था, ठीक है। और इसकी जो धारिता होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर। तो यहाँ पे चाहो तो C का मान रख दो, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर निकल के आ जाता था, ठीक है। ये हमारा हो जाता था, ठीक है। चाहो तो नोट करो, मत नोट करो, लेकिन इसको नोट कर लो क्योंकि ये पिछले लेक्चर में हमने नहीं बताया था, ठीक है, ये छूट गया था यहाँ पे। तो देखो, इसका जो ड्रॉबैक था कि हमने गोलीय संधारित्र से हमें समांतर प्लेट संधारित्र पे क्यों जाना पड़ा, तो इसका रीजन यही था कि धारिता, एक तो पहली बात इसकी धारिता बहुत कम होती थी, ये इतनी ऊर्जा इकट्ठा कर नहीं पाता था, और दूसरी बात जो ऊर्जा इकट्ठा वो करता भी था वो हर तरह फैली हुई थी, बाउंडेड नहीं होती थी, बधी हुई नहीं होती थी, वो चारों तरफ फैली होती थी, वो अनंत तक फैली हुई जाती थी, अनंत तक जाती थी वो। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, समांतर प्लेट संधारित्र पर आना पड़ा, ठीक है। जो चाहो इसमें से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, ठीक है। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र, तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या बना लेते हैं, दो प्लेट बना लेते हैं कि एक प्लेट हमारा ये हो गया और एक प्लेट यहाँ पे बना लेते हैं, एक प्लेट हमारा ये है,
ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि दोनों प्लेट जो होते हैं वो समांतर होते हैं, दोनों प्लेट जो होते हैं वो समांतर होते हैं। देखो एक पे इस पे चार्ज दे देते हैं प्लस, इस पे चार्ज दे दिया प्लस, इस पे चार्ज दे दिया माइनस, इस पे चार्ज जो दे दिया वो माइनस चार्ज दे दिया। इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे हमारा माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। इसका जो एरिया है, इसका एक का एरिया मान लेते हैं A1 है, जैसे इसका एरिया मान लो कि इसका जो एरिया है वो हमारा A1 है और जो इस प्लेट का एरिया है ये एरिया हमारा A2 है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो दे रखी है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी हमारी D है, ठीक। इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी कितना है, स्मॉल d के बराबर है। अब अगर ये देखो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हमारा इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ से इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, देखो यहाँ से इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, यहाँ पे प्लस से निकलेगा और माइनस पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र जाकर खत्म हो जाएगा। अरे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरीके से बनेगी ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा ये D होता है, ये D जो होगा वो वेरी स्मॉल होता है, ये D जो होगा बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू प्लेट। प्लेट के कंपेयर में ये हमारा D जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, यानी कि D जो होगा वो लेस देन प्लेट के एरिया होगा, प्लेट के एरिया से कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। और जब प्लेट के एरिया से बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो इस प्लेट को हम इनफाइनाइट प्लेट की तरह एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्लेट जो है ये हमारा इनफाइनाइट प्लेट है, ये प्लेट जो है वो कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट प्लेट की तरह अज्यूम कर लेते हैं। जैसे देखो अगर ये एरिया जो है बहुत, ये D जो है, सॉरी D जो है वो एरिया के मुकाबले बहुत छोटा है। जैसे मान लो एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, ये दोनों प्लेटें हैं। अब जो ये दोनों के बीच की जो चौड़ाई है, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, ये D जो है ये बहुत ही छोटा है। अगर बहुत ही छोटा है तो देखो ये ऐसे आएंगे पास में, तो अगर यहाँ बीच में से हम देखेंगे तो ये हमें कैसा मिलेगा, इनफाइनाइट प्लेट की तरह अज्यूम होता है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ जो सोच रहे होंगे कि इनफाइनाइट प्लेट में कहां से लेकर आऊंगा, तो इनफाइनाइट प्लेट का कांसेप्ट हमने बताया था कि इनफाइनाइट का मतलब एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होता है। इनफाइनाइट का मतलब एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होता है कि इनफाइनाइट प्लेट खोज के लेकर आओ तो फिर, अरे एक चीज तो पढ़े थे ना कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद है, भूल गए, चलो अभी भूल गए तभी मैं बताऊंगा फिर से उसको, वैसे याद होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया था कि अनंत को अनंत, ये नहीं होता कि अनंत लंबाई कम सो, अनंत लंबाई तक हम कहाँ तक बनाएंगे यार। जैसे अगर देखो कोई एक चीटी ले लो, इस चीटी को इस बोर्ड पर रख दो, तो इस बोर्ड पर चीटी को रखोगे तो उस चीटी को हर तरफ क्या दिखाएगा, बोर्ड ही बोर्ड दिखेगा। तो वो चीटी जो होगी, चीटी के लिए जो बोर्ड जो होगा ये कैसा होगा, इनफाइनाइट, उसके लिए लगेगा यार यही तो पूरी दुनिया है हमारी, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर तुम इसको देखोगे तो क्या ये तुम्हारे लिए इनफाइनाइट की तरह दिख रहा है। अगर तुम इसी को थोड़ा सा दूर लेके चले जाओ, 1 किलोमीटर दूर ले जाकर देखोगे तो ये दिखेगा, अरे ये तो पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, इतना सा दिखेगा पॉइंट चार्ज की तरह, तो हमारे लिए कैसा हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। अगर मैं इसी को 1 किलोमीटर दूर से शायद दिखेगा, मैंने अगर दिखेगा तो पॉइंट चार्ज की तरह ऐसे दिखेगा। तो इनफाइनाइट प्लेट जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है, किसी के सापेक्ष में हम उसको बताते हैं कि इनफाइनाइट है कि नहीं है। जैसे प्लेट देखेंगे तो प्लेट की जो बीच की लंबा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इस दूरी को बहुत ही छोटा हम लेंगे। जब छोटा ले लेंगे, ये बहुत ही छोटा होगा इसके एरिया के मुकाबले, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लेट की तरह हो जाएगा। ऐसे समझो जैसे ये दोनों हमारे प्लेट हैं, ऐसे बहुत कम है, इनके बीच की दूरी बहुत कम है। यहाँ पे एक चीटी को रख दो, अब वो इसको कैसा लगेगा कि ये प्लेट तो हमारा यार जिधर आग उठाएगा सब जगह यही दिख रहा है, हमारा ये प्लेट ही प्लेट दिख रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह हो जाएगा, ठीक है। और जब इनफाइनाइट प्लेट हो जाता है तो यहाँ पे एक फायदा ये मिलता है कि इसका जो कैपेसिटेंस होता है, यानी कि धारिता जो होती है वो धारिता बहुत ज़्यादा हो जाती है जब इसको हम इनफाइनाइट प्लेट ले लेते हैं। जब इसको इनफाइनाइट प्लेट मान लेते हैं तो इसकी या इनफाइनाइट प्लेट की तरह व्यवहार करने लगता है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है, धारिता जो होती है वो धारिता बहुत ज़्यादा धारिता बढ़ जाती है इसकी। और हम यही तो चाहते थे कि धारिता क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, यानी कि हम किसी भी चालक में, चालक का मतलब बोलो संधारित्र तो हमारा क्या होता है, चालक होता है, यानी कि उस संधारित्र में ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को इकट्ठा करना चाह रहे थे, तो वही तो हमारा हो गया, हमारा काम तो बन गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ऐसे ही प्लेट लो, तुम चाहो तो एक सर्किल की नुमा ले लो, इस तरीके से एक प्लेट यहाँ पे ले लो, एक प्लेट यहाँ पे ले लो, इनके बीच की दूरी D ले लो, ठीक, ये D है, और यहाँ पे कर दो, इसका एरिया मान लो ये हमारा A1 है और इसका एरिया मान लो ये हमारा A2 है, और लिख दो D लेस देन किसके होगा, एरिया क्या होना चाहिए, D जो होगा वो लेस देन किसके होना चाहिए, A के होना चाहिए। इस पे मान लो प्लस क्यू आवेश है, इस पे मान लो माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस है और ये माइनस क्यू है, ठीक है।
ये प्लस क्यू है, कैसा है माइनस क्यू है। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम जब संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे तो हमेशा एक प्लेट की तरह ही मान के चलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम इस तरीके से भी ले सकते हो। तो ये भी हमारा क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एरिया लिख रहा हूँ, जबकि एरिया A1 A2 लिया हो, तो इसकी जो कंडीशन होती है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो कंडीशन जो लिख लेते हैं यहाँ पे, कंडीशन क्या होगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र होने के लिए सबसे पहला कंडीशन जो ये है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि हमारा जो डी होगा, देखो यहां से डी जो होगा वो लेस देन एरिया के होना चाहिए, यानी कि डी जो होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए एरिया के। और दूसरी कंडीशन जो है ये है कि हमारा A1 जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए A2 के। A1 जो होगा ये बराबर होना चाहिए किसके, A2 के। A1 A2 यानी कि जितना एरिया इसका होगा उतनी एरिया हमारा इसका भी होना चाहिए, दोनों का एरिया अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस पे आवेश मान लेते हैं प्लस क्यू, इस पे आवेश मान लेते हैं माइनस क्यू लेते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस पे आवेश हमेशा प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। पूरे संधारित्र की अगर हम आवेश की बात करेंगे, कितनी ऊर्जा बची, कितनी चार्ज है या कितना आवेश है इस पे पूरे संधारित्र, तब जीरो मत बोलना क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस जीरो कर दें। तो टोटल जो आवेश बोला जाएगा इस संधारित्र का आवेश होगा वो हमेशा प्लस वाला आवेश हम लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम कौन सा आवेश लेते हैं, प्लस वाला आवेश लेते हैं। और कंडीशन ये है कि डी बहुत छोटा होना चाहिए, दोनों का एरिया आपस में कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बस यही हमारा हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र हो जाता है। इतना सा समांतर प्लेट संधारित्र, और कुछ है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। इसको मिटा दो यहाँ से। चलिए, तो संधारित्र जो होता है किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे चाहो तो एक प्लेट को नाम दे देते हैं कि ये हमारा पहला प्लेट है और ये जो है ये हमारा दूसरा प्लेट है, प्लेट 1 है, और ये हमारा कैसा है, प्लेट 2 के बराबर है, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि समांतर प्लेट संधारित्र धातु की 2 प्लेटों, देखो कहानी है यार, लिख दे रहा हूँ, देखो इसको कहानी के लिख लो कि समांतर प्लेट संधारित्र दो धातु की, समांतर प्लेट संधारित्र धातु की या दो धातु की प्लेटों से मिलकर बना होता है, धातु की 2 प्लेटों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जिनके बीच की दूरी अत्यंत या बहुत कम होती है, लिख लो जिनके बीच की दूरी बहुत ही कम, जिनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तथा दोनों का क्षेत्रफल समान होता है, दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। और एक पर आवेश कितना होगा, प्लस क्यू होगा, और दूसरे पर आवेश कितना होगा, माइनस क्यू होगा। तो मान लेते हैं कि प्लेट 1 पर आवेश प्लस क्यू है और प्लेट 2 पर आवेश माइनस क्यू है, ठीक है। ये सारी कहानी होती है और ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र होता है। और ये चीज़ हम नहीं कह रहे हैं, ये चीज़ हमारे SC वर्मा साहब कह रहे हैं कि लंबाई दोनों की जो डी होना चाहिए, डी बहुत ही छोटा होना चाहिए एरिया के मुकाबले, दोनों का जो एरिया होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, और दोनों पे आवेश जो होना चाहिए, दोनों पे आवेश समान होना चाहिए। लेकिन हम खेल वो भी करेंगे कि दोनों पर आवेश समान ना हो, वो वाला खेल भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन कंडीशन जो हो, कंडीशन समांतर प्लेट संधारित्र की यही होती है, ठीक है। इसमें से जो नोट करना चाहो नोट कर लो, ठीक। अच्छा देखो, एक चीज़ और है कि यहाँ से ये आता है कि ये आवेश यहाँ पर आया कैसे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है कि ये आवेश यहाँ पर आया कैसे, एक पे प्लस हो गया एक पे माइनस हो गया, ऐसा कैसे हो गया। अगर हम कोई धातु रखेंगे तो उस पर प्लस और माइनस क्या होगा, दोनों होगा, उदासीन होते हैं वो, प्लस और माइनस दोनों आवेश तो होंगे। तो हम क्या कहेंगे उस पर कि यहाँ से DQ चार्ज उठाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे, DQ चार्ज उठाएंगे, यहाँ पर लेके आएंगे, DQ लाते जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कह दो। अब उसके बाद फिर पूछ सकता है आगे कोई बंदा कि ये DQ चार्ज क्या हम ऐसे उठा के ला कर रख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये ऐसे उठाया, ऐसे यहाँ उठा के ला के रख दिया,
ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो फिर हमारे पास इसका भी जवाब है, हम ये कह सकते, खड़े हैं जवाब देने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये एक चालक है, तो चालक है तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, जितना ये प्लस होगा उतना ये माइनस बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसको देखो ऐसे भी समझते हैं, इसको मिटा दूँ, चलिए इसको देखो ऐसे भी समझते हैं कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हम दो प्लेट लेते हैं, मान लो एक प्लेट हमारा ये है कि जैसे यहाँ पर एक प्लेट ये ले लिया, देखो एक प्लेट ये ले लिया और दूसरा प्लेट यहाँ पर एक प्लेट ये ले लिया। ठीक है, इस प्लेट पे प्लस चार्ज दे दिया और इस प्लेट पे माइनस दे दिया। ठीक, ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू मान लिया और यहाँ पर माइनस क्यू मान लो, यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक, इसको क्या करते हैं, एक बैटरी से लाकर जोड़ देते थे, एक बैटरी से इस तरीके से एक बैटरी से लाकर जोड़ दिया। इस तरफ मान लेते हैं कि प्लस है और इस तरफ मान लेते हैं क्या है, माइनस है। इस तरफ प्लस मान लेते हैं, इस तरफ माइनस मान लेते हैं, यही दोनों प्लेटें लाके जोड़ दें यहाँ पे। ठीक है, अब देखो संधारित्र होता क्या है, अगर मैं संधारित्र की बात करूँ तो हमारा जो संधारित्र होगा, देखो जो हमारा संधारित्र होता है, ये संधारित्र एक चालक होता है। अभी बताया था कि संधारित्र क्या होता है, चालक होता है। और चालक में होते क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही बात तो होते हैं, चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखो इस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये प्लस वाला इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे जो माइनस इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्लस वाले की तरफ क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा, बैटरी का काम होता क्या है, बैटरी का काम होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, यही काम होता है ना गधेड़े। बैटरी का काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को चलाता रहता है। तो देखो यहाँ से प्लस है और ये भी प्लस है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और ये खींच के क्या करेगा, इस तरफ फेंक देगा। लो, इस तरफ फेंक दिया, जब इस तरफ फेंक दिया तो ये हमारा प्लेट कैसा हो जाएगा, माइनस प्लेट बन जाएगा। पहले जब हम रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होंगे ना, तो ये प्लस क्या करेगा, इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, इस माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा, और खींचने के बाद क्या करेगा, इस तरफ फेंक देगा। क्योंकि बैटरी का काम ही तो यही होता है। बैटरी का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को चलाता रहता है, और कोई बड़ी काम थोड़ी ना होती है बैटरी की। हाँ, बहुत बड़ा काम होता है बैटरी का। ठीक है, चलो नोट कर लो। अच्छा, नोट कर लिया इसको। देखो एक तरीका और हो सकता है कि जब हमने संधारित्र में, जैसे एक तरीके से और समझ लो कि ऐसे जब हमने संधारित्र पढ़ाया था तो बताया था कि संधारित्र काम कैसे करता है। धारिता बताया था ना कि हम क्या करते हैं कि एक कोई यहाँ पर एक प्लेट ला के रख देंगे, या कोई भी एक चालक यहाँ पे ला के रख देते हैं, एक चालक यहाँ पे ला के रख देते हैं जिसपे कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है। इस तरीके से भी किताबों में बताया होता है कि प्लस चार्ज होता है, ये पिछले लेक्चर में हमने बताया था। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसी के पास में एक अनावेशित चालक ला के रख देते हैं। जब अनावेशित चालक ला के रखेंगे तो इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। ध्रुवण हम पढ़ चुके हैं ना, इसका ध्रुवण हो जाता है। जब ध्रुवण होता है तो ध्रुवण होने की वजह से जो प्लस होता है तो इसके इस तरफ माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और इसके दूसरी तरफ क्या होता है, प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाता है। बताया था ना कि ध्रुवण में होगा तो इसके एक तरफ जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा और एक तरफ माइनस हो जाएगा। अब चूंकि ये प्लस हमने ले रखा है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं कि जो अनावेशित चालक था इसको क्या करते हैं, ग्राउंड से जोड़ देते हैं। जब ग्राउंड से इसको हम जोड़ देंगे तो ये प्लस वाला सारा ग्राउंड में चला जाएगा, धरती में नीचे चला जाएगा, इसमें बचेगा क्या, केवल माइनस बचेगा। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जो प्लस हो जाएंगे नीचे की तरफ खत्म हो जाएंगे। तो यही काम हमारा प्लेट में भी होता है। प्लेट में भी यही काम करते हैं कि जैसे अगर प्लेट में करेंगे तो देखो एक प्लेट यहाँ पे ये ले लिया, ठीक, एक प्लेट ले लिया और इस पर प्लस क्यू आवेश दे दिया, इस पे हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया। जब इस पे प्लस क्यू आवेश दे देंगे और एक दूसरा प्लेट ले लेते हैं कि जो अभी न्यूट्रल में है, ठीक है, इस पे ना प्लस चालक ही है, बस ये उदासीन अवस्था में पड़े हुए हैं। ठीक है, जब इसको या ऐसे बोलो कि अनावेशित है, ठीक, अभी इस पे कोई भी आवेश हमने नहीं दिया। जब इसको इसके पास में लेकर आएंगे तो ये पोलराइज हो जाएगा। जब पोलराइज हो जाएगा तो माइनस वाले यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे प्लस वाले की तरफ, और जो प्लस वाले होंगे देखो ये माइनस वाले यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस वाले इस तरफ इकट्ठा हो जाएंगे प्लेट के दूसरी सतह पे। अब इसको क्या करेंगे, ग्राउंड से जोड़ देंगे। जब ग्राउंड से जोड़ेंगे तो प्लस ग्राउंड में चला जाएगा, तो ये प्लस क्यू हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊं कि अभी तक जितना मैंने पढ़ा है इसमें से बोर्ड में कुछ नहीं पूछा जाता है। हो सकता है कि कभी कभार ऐसे समांतर प्रेरक संधारित्र की परिभाषा पूछ ले,
कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकता है, लेकिन वैसे जनरली कुछ आता होता नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं मेन चीज़ हमारा यहीं से आता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अगर हम इसकी धारिता निकालेंगे तो इसकी धारिता कितनी होगी। देखो इसकी धारिता कितनी होगी, यानी कि ये अपने अंदर कितना आवेश को संचित कर सकता है, वही आवेश हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आवेश संचित हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आवेश संचित हो जाएगा। क्यों संचित हो जाएगा, देखो जो हमारा वहाँ पे था गोलीय संधारित्र में था, गोलीय संधारित्र की कमी, सबसे पहली कमी क्या थी कि वो उसकी जो धारिता होती थी वो धारिता कम होती थी, ठीक है, धारिता कम होती थी। दूसरी जो उसकी कमी ये थी कि उसके जो वैद्युत क्षेत्र होते थे वो अनंत तक जाते थे। अब देखो इसके वैद्युत क्षेत्र क्या हो गए, या वैद्युत क्षेत्र जो होता था वो बधा हुआ नहीं होता था, और इसके वैद्युत क्षेत्र कैसे हैं, बधे हुए हैं। देखो ये प्लस से निकल रहा है और माइनस पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, प्लस पे निकला माइनस पे खत्म हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, बधा है, यानी कि इससे बाहर तो जा नहीं सकता है, यानी कि जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा क्या होगी, बधी हुई होगी। अब हम इससे जितना चाहें एक बार में उतनी ऊर्जा ले सकते थे। उसमें दिक्कत क्या था कि उसमें जो दिक्कत था कि वो हमारा वो इन्फानाइट तक जाता था, ऊर्जा तो होती थी उसके पास, इन्फानाइट जाता था, तो एक बार में उससे जितनी ऊर्जा की जरूरत होती थी उतना हम ले नहीं पाते थे। लेकिन अब देखो ये तो बधा हुआ बस इतना है, तो इतने में रहेगा, इसी में घूम घूम के रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो एक बार में हमें जितने की जरूरत होगी उतनी ऊर्जा क्या करेंगे, हम अपने लिए आवश्यकता अनुसार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र से हमें यह फायदा हो गया कि अब हमें जितनी ऊर्जा चाहेंगे उतनी ऊर्जा हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र। और इसकी थोड़ी सी कहानी लिख लेते हैं कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, देखो अभी इसको ड्राइव करेंगे, लिख लेते हैं कि माना एक समांतर, देखो अब कहानी थोड़ी लिखनी पड़ेगी यार, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटों इसका नाम 1 और 2, चलो ठीक है सर रहने दो, दो प्लेटों 1 व 2 से मिलकर बने हैं। अब चाहो तो देखो 1 और 2 की जगह पे देखोगे तो यहाँ पे x और y या a b करके भी लिखा हुआ मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम x y कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिनका आवेश जो इसे लिख लो, जिन पर आवेश प्लस q व माइनस q है, ठीक, तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा व माइनस सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा व माइनस सिग्मा, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हमें पता है कि सिग्मा बराबर जो होता है वो Q/A के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अच्छा थोड़ा सा डेरिवेशन तो हो जाएगा, थोड़ा लॉजिकल बात समझते हैं कि देखो जैसे जैसे ये आगे मॉडिफाइड होता गया वैसे वैसे जो हमने अभी तक फार्मूला पढ़ा था कि जो हमारा C बराबर होता है, धारिता C बराबर होता है Q/V के बराबर होता है, और Q जो होता है वो प्लेट के ऊपर जितना आवेश होता है ये Q हमारा होता है, और V जो होता है वो प्लेट पर जितना विभवांतर होता है यही हमारा V होता था। यही फार्मूला हमने पढ़ा था ना, C बराबर Q/V के। लेकिन अब थोड़ा सा फार्मूला चेंज होगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, और वो होता है C बराबर Q/ΔV के। अब Q/ΔV लिख लो या dV लिख लो कि Q/dV क्या होगा। अब Q जो होगा इन दोनों प्लेटों पर आवेश जो होगा, या हम Q को लेते हैं प्लस वाला Q लेते हैं, तो इस प्लेट पे आवेश जो प्लस Q हो जाएगा, और डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या होगा, यहाँ पे dV होता है। अच्छा अगर कोई मैं नई बात नहीं लिखा हूँ, अगर तुम इसको गोलीय वाले से रिलेट करोगे तो तुम्हें भी वही चीज मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी हम विभवांतर dV ही लिखे हैं, कोई V नहीं लिखे हैं, वो dV ही लिखा हुआ, लेकिन आपको दिख रहा है V,
हम दिखाते हैं कि कैसे वो डीवी है। देखो जब यहाँ पे हमने गोलीय संधारित्र लिया था तो यहाँ पे प्लस आवेश कर दिया था, यही तो यहाँ पे क्या हो गया था, प्लस आवेश हो गया था। ठीक, हम इन्फानाइट पे गए थे और इन्फानाइट पे जाने के बाद यहाँ से डी क्यू चार्ज लेकर आए थे, यही तो क्या था, डी क्यू चार्ज यहाँ पे लेकर आए, डी क्यू ला के यहाँ पे आवेश कितना हो गया था, कैपिटल क्यू, पहले आवेश कितना था, स्मॉल क्यू के बराबर था बेसिस पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कि अगर मैं इसका विभवांतर लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ से C बराबर जो होगा वो Q बाई ये V क्या है, विभवांतर ही तो लिखा हुआ है, ये V जो है वो क्या विभवांतर ही तो लिखा हुआ है, लेकिन विभवांतर किसका लिखा हुआ, हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फानाइट से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं आवेश को, तो इन दोनों पॉइंट का विभवांतर लिखा हुआ है, तो इन्फानाइट से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं तो ये फाइनल हो जाएगा V और माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल, तो ये हो जाएगा V इन्फानाइट, और V इन्फानाइट का मान कितना होता है, 0 होता है, तो C बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, Q बाई V के बराबर निकल के आ गया। अब ये दिख रहा होगा कि आपको DV लिखा हुआ है, ये V नहीं लिखा, ये क्या लिखा है, DV लिखा है। अब दिख रहा है DV लिखा है क्योंकि वहां पर भी हम यही काम कर रहे थे कि उसको इन्फानाइट से लेकर आ रहे थे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, इन्फानाइट था, तो इन्फानाइट का विभव कितना होता है, 0 होता है, जब विभव 0 हो गया तो ये हमारा Q बाई V के बराबर हो गया। अब देखो हम आवेश को यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं या यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं आवेश को, तो अब दोनों पॉइंट कोई इन्फानाइट पे तो नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, DV करके लिख देते हैं कि दोनों पॉइंट का विभवांतर है, ये DV जो है वो हमारा विभवांतर है। ठीक है, तो कहानी ढक्कन गिरा, देखो तो अब कहानी समझ में आ गई होगी ना कि यहाँ पर भी जब हम गोलीय वाला लिए थे तो गोलीय वाले में भी हम क्या किए थे, विभवांतर DV ही लिखे थे, ये लिखा हुआ DV है लेकिन हम पढ़ते क्या है, V पढ़ते, क्योंकि इन्फानाइट का जो विभव होता है वो इन्फानाइट का विभव कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ, सिंपल सी कहानी चल रही थी। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, तो हम DV करके कर लो यार, चाहे E बराबर V बाई D करके कर लो, बात एक ही पड़ेगी, दोनों चीज़ें किताब में जो मिलेगा, किताब में इसी फार्मूले पर डायरेक्ट कर दिया है कि E बराबर V बाई D होता है, तो यहाँ से इनके बीच का कैपेसिटेंस यानी धारिता निकाल दिया। ठीक है, तो देखो अभी आगे आएगा तो बताऊंगा इसको। देखो अब यहाँ तक घनत्व तो हमने लिख लिया, अब इसके बाद लिख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि एक समान आवेशित या अनंत लंबाई के एक समान आवेशित या चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, बताया था ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ याद है, अगर मान लो ये अनंत लंबाई की एक समान आवेशित चादर है, ठीक, तो इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करके होता है, किसी जमाने में हमने पाषाण काल में पढ़ा हुआ था ये। ठीक है, E बराबर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, याद है ना इतना, ठीक है। चलो अगर नहीं याद है तो अब देख लो, फिर से जाके वहाँ पर देखो वीडियो को। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि इस प्लेट की वजह से अगर मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालूं तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, इधर विद्युत क्षेत्र E1 होगा, और ये विद्युत क्षेत्र E1 होगा कितना, इस प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र E1 कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से E1 लिखना चाहूँ तो E1 बराबर कितना होगा, ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर E1 जो होगा, चूंकि जो विद्युत क्षेत्र है देखो ये प्लस से क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, यही तो होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो E1 हो जाएगा। ठीक, E1 का मान कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। अगर हम E2 निकालें तो E2 जो है विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसी दिशा में होगा, ये माइनस है तो माइनस प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में होगा, और ये जो E1 होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। अब अगर मैं E नेट निकालना चाहूँ तो E नेट भी की दिशा किधर होगी, E नेट की दिशा भी इधर ही होगी, E नेट की दिशा भी क्या होगी, इसी दिशा में होगी E नेट की दिशा। तो हमें क्या करना है, E नेट यहाँ पर निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पर चाहो तो एक लाइन लिख लो कि प्लेट के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, समान होगा। या प्लेट के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लिख लो, कि विभव थोड़ी निकाल रहे हैं, क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो कि प्लेटों के बीच में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होगा। प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, समान होगा। अरे भाई जी, इसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से जितना विद्युत क्षेत्र यहाँ पर होगा, इस प्लेट की वजह से उतना ही विद्युत क्षेत्र यहाँ भी तो होता है। तो वही तो बार बार मैं कह रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं पता ये चीज़ तो आप ऊपर सर्च करो कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट या चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाई कैरियर क्लासेस 1.0 आपको मिल जाएगा, या चैनल पे जाके देख लो,
पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो प्लेटों के बीच में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान होता है। वैसे पूरी कहानी मैंने बता दी है, यही कहानी इसमें होती है। अच्छा ये वाली भी याद करो कि अगर मैं यहाँ पे निकालता था तो हमारा वैद्युत क्षेत्र कितना आता था, इसकी वजह से इस तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र और इसकी वजह से इस तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र, तो कितना जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो प्लेटों के बाहर जो होता था 0 होता था, और प्लेट के अंदर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, क्योंकि यहाँ पे ई नेट करोगे तो E1 + E2 हो जाएगा। याद आई कुछ कहानी? अरे जब ई नेट करोगे, अभी फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे ई नेट करोगे तो E1 + का E2 करोगे, E1 + का E2, और E1 का मान कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। अभी करेंगे कहानी, ठीक है। खैर लेकिन अभी तुम्हें ये बात तो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, समान होगा। तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की लिख लो, यहां पे ऐसे लिखो कि बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा E1 + का E2 के बराबर। E1 का मान कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर हो जाएगा सिग्मा प्लस का सिग्मा। तो यहाँ से हमारा ई नेट बराबर आ जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। यानी ई नेट का मान जो आ गया वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया, ठीक है। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो होगी वो हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा नोट कर लो, इसको मैं मिटा दूँ, नोट कर लो, ऊपर से नोट कर लिया। चलिए ये कहानी इसलिए लिख रहा है क्योंकि बोर्ड में आ गया तो ये सब कहानी इतनी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो चीज़ें अगर किसी को समझ में आ गया होगी पूरी कहानी, तो लिखने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वैसे भी बहुत शार्ट करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेटों के बीच में अगर विभवांतर निकालें यहाँ पे कि प्लेटों के बीच में विभवांतर, प्लेटों के बीच में विभवांतर, अगर प्लेटों के बीच में विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर का फार्मूला हमारा क्या होता है, अरे विभवांतर का फार्मूला पढ़े ना कि dV बराबर माइनस E डॉट dr के बराबर होता है। dr जो होता है इनके बीच का विस्थापन होता है, या इसको dx कर लो भाई, तुम्हें अच्छा लग रहा है, और माइनस तो उनका दिशा बताता है किधर हो रहा है, E डॉट। अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि dV जो होगा ये होगा E डॉट d के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। dV जो होगा वो E डॉट d के बराबर होगा। d क्या होगा, इनके बीच की दूरी हो जाएगी d, यहाँ से बात समझ में आ रही है, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। और ये डॉट अगर मैं हटाना चाहूँ तो देखो जिधर वैद्युत क्षेत्र है उधर उधर विस्थापन हो रहा है, तो cos 0 E डॉट dx होगा E dx cos थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 0 है। अरे देखो यहाँ पे देखो, इधर वैद्युत क्षेत्र है और इधर ही हमारा विस्थापन भी हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0। तो इसको लिख लो E dx cos 0, और cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक। तो ये E इंटू dA के बराबर, E dA के बराबर आ जाएगा, ठीक। E dA के बराबर आएगा dV बराबर। अब चाहो तो यहाँ से हमें विभवांतर निकालना, तो dV बराबर E dA करके यहाँ से चाहो तो इस तरीके से निकाल लो, ठीक। ये फार्मूला लगा दो, dV निकल जाएगा। अब देखो अगर मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, देखो चलो दोनों से बता रहा हूँ। पहले देखो सिंपल सा फार्मूला कि E बराबर हम क्या पढ़े थे, V बाई डी पढ़े हैं, E बराबर V बाई डी पढ़े हैं। तो यहाँ से अगर मैं V का मान निकालूंगा तो V बराबर हमारा कितना होगा, E इंटू डी होगा, और E का मान कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ये हमारा किसका मान आ गया, V का मान आ गया, ठीक है। अब समांतर प्लेट की संधारित्र अगर C निकालना चाहे, देखो समांतर प्लेट की संधारित्र निकालना चाहे कि समांतर प्लेट, यहाँ पे देखो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर निकालना चाहे तो धारिता C बराबर जो हो जाएगा वो Q बाई V के होता है, ठीक। C बराबर जो होगा वो Q बाई V के होगा। तो यहाँ से Q का मान Q रहे, तो V का मान कितना, सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट है। अच्छा एक काम करो, सिग्मा का मान जो होगा, देखो सिग्मा का मान कितना होगा, ये होगा Q बाई A के। सिग्मा बराबर इस पे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, तो हो जाएगा Q बाई A के। तो यहाँ पे अगर Q बाई A रख दोगे तो
क्यू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो सीधा मान रख दो यहाँ पे, तो क्यू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट जाएगा तो सी बराबर निकल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के बराबर आ जाएगा। ठीक, सी का मान आ गया। अच्छा, अब इसी चीज़ को देखो, ये तो किताबों में ऐसे किया हुआ है, ये भी सही है, तुम ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो हमने फार्मूला तुम्हें बताया था, वो फार्मूला ये बताया था कि जैसे जैसे आगे तक बढ़े हम थोड़ा सा, तो ये सी का जो फार्मूला हो गया, सी बराबर हो गया क्यू बाई डी वी के बराबर हो गया। यही फार्मूला तो बताया था यहाँ से। तो ये विभवांतर को हम सीधा क्या मान रखे हैं, वी मान रखे हैं, तो विभवांतर को तुम डी वी मान लो यार, डी वी बराबर ई डी ए के बराबर कर लो, तो डी वी बराबर हो जाएगा, ई का मान कितना है, ई का मान वापस आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो डीवी बराबर हो जाएगा सिग्मा का मान कितना, क्यू बाई ए। तो पूरी कहानी फिर वही हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्यू ए सॉरी क्यू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब यहाँ से क्या रखो, डीवी का मान रखो। देखो एक्चुअल जो सही तरीका है, सही तरीका तो हमारा यही है करने का, कि हमारा जो ये वी ना लिख के हम डीवी लिखते हैं विभवांतर करके, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो इसी तरीके से दिया, और कई किताबों में इसी तरीके से भी दिया होता है। क्योंकि एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा था कि ई बराबर वी बाई डी होता था, अगर प्लेटों के बीच का विभवांतर हम वी मान लेते थे। वहाँ पर कंडीशन में लिखवाया था कि यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर वी हो जाएगा तो ये ई बराबर वी बाई डी का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन याद रखो ऐसे, क्योंकि अगर आप अच्छे क्वेश्चन करोगे तो डीवी को क्या लिखोगे, वी फाइनल माइनस वी नीचे करके लिखोगे, तो वहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से हमारी धारिता यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक, यहाँ से धारिता निकल के आ गई सी के बराबर। जरा इसको एक बार छाप लो, मैं मिटा दूँ फिर कुछ आगे बताऊँ। छाप लो इसको, छापो जल्दी जल्दी, जितना छाप सकते हो। छाप लिया सॉरी, छाप लिया। चलिए मिटा दूं, देखो तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, फार्मूला निकल के आया कि C बराबर जो होगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के होगा। ठीक, C जो होगा वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारा जो D होगा, ये D जितना ही छोटा होगा A से, उतना ही ज़्यादा हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। D जितना ही छोटा होगा, ये इसका ओवरऑल पूरा मान क्या हो जाएगा, A से जितना ही छोटा होगा ये ओवरऑल उतना मान क्या बढ़ता जाएगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारी, उतनी ज़्यादा हमारी धारिता हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये पूरी कहानी जो हमने की है, ये पूरी की पूरी कहानी हमने निर्वात में किया हुआ है। ये पूरी की पूरी कहानी हमने निर्वात में किया हुआ है। अगर मैं निर्वात के अलावा किसी और माध्यम में करता, अगर मैं निर्वात के अलावा किसी और माध्यम में करता जिसका परावैद्युतांक k है, अगर परावैद्युतांक k है तो हम C बराबर लिख देते हैं कि यहाँ पे k a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के होगा, k a एप्सिलॉन, इसको मान देते हैं समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अगर मान लो कि किसी अन्य माध्यम में, किसी अन्य माध्यम में जिसका परावैद्युतांक, किसी अन्य माध्यम में जिसका परावैद्युतांक k है। अब देखो ये ऐसे ही कर लो यार, इसको ना अगले लेक्चर में हम ये k टाइम्स क्यों कम होता है ज़्यादा होता है, इस पे पूरा बेस्ड एक लेक्चर लेकर आऊँगा। अगला लेक्चर इसी पे बेस होगा, तो बहुत डिटेल में वहाँ पे बात करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहाँ पे तुम्हारी। ठीक है, तो k हो जाएगा तो C बराबर हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से एक रिलेशन ऐसे भी ड्राइव किया है कि इसको फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दिया, तो C डिवाइड बाई C नॉट बराबर का, देखो C का मान कितना है, C का मान है k a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, और डिवाइड बाई कितना है a एप्सिलॉन नॉट डी के बराबर है। अब देखो यहाँ से पूरा का पूरा, सॉरी यार एक मिनट, ये कितना है a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, a एप्सिलॉन से a, d से d कट गया, तो c बाई सी नॉट जो आ गया वो हमारा k के बराबर आ गया, तो c बराबर हो जाएगा k सी नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक, ऐसे नोट कर लो इसको। अगले लेक्चर में हम इससे बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल में इस पर बात करने वाले अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करना चाहो तो नोट करो, तो छोड़ दो, अगले लेक्चर में तो हम इस पर बात करेंगे ही। नोट कर लिया, हो गया, चलिए मिटा दो इसको। तो हमारी जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो आई वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के बराबर निकल के आया। बस इतनी कहानी याद रखो आज तक के, ठीक है।
क्वेश्चन देखें इस पे, एक दो क्वेश्चन जल्दी से देख लो। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे हम एक प्लेट मान लेते हैं कि एक प्लेट हमारा ये है, ठीक, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट जो दे रखा है वो दूसरा प्लेट हमारा ये दे रखा है, ठीक। इसकी L है, ये हमारा B है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारा X है। कह रहा है कि इसकी धारिता बताओ। इसकी धारिता हमें C यहाँ पे बतानी है, जल्दी से बता दो इसकी धारिता C बराबर कितनी होगी। तो C बराबर फार्मूला क्या था, समांतर प्लेट है, इस पे एक पे प्लस है एक पे माइनस है, वही सारी कहानी है यहाँ पे, ठीक है। तो C बराबर कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D के, A क्या होगा, प्लेट का एरिया होगा, प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, LB एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ये बीच की दूरी कितना दे रखा है, X दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, X के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मान लो ये एक के सर्किल है हमारा, ठीक, इसकी रेडियस जो दे रखी है वो R दे रखी है, इसकी रेडियस जो है वो हमारी स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। रेडियस स्मॉल r दे रखा है और इसके बीच की दूरी जो दे रखा है, इसके बीच की दूरी वापस कितना मान लो, x मान लो। अब वही कहानी है यार, प्लस माइनस मान लिया करो, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी धारिता बताओ, तो जल्दी से धारिता निकाल लो। निकाल लिए धारिता, हो गया सिंपल सा है। धारिता C बराबर क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D के बराबर। अब यार तुम पॉज करके आराम से कर लिया करो ना, ठीक है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D के बराबर। तो ये हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, धारिता हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकता है कि इसका एरिया दे देगा कुछ 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर एरिया दे देगा, तो इसको पहले किसमें बदल लेना, मीटर में बदल लेना। या इसकी 4 सेंटीमीटर देगा तो उसका मीटर में बदल लेना। यहाँ से D का मान सेंटीमीटर या मिलीमीटर में रहेगा तो मीटर में बदल लेगा। बस यही खेल होगा, इससे ज़्यादा खेल कुछ नहीं आएगा तुम्हारे बोर्ड में। बस यही आएगा कि इसको मिलीमीटर में दे देगा या भी मिलीमीटर में दे देगा, यहाँ पे R मिलीमीटर में दे देगा या सेंटीमीटर में दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से D का मान मिलीमीटर में देगा। बस ऐसे सारे खेल होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ये तो जनरल करा दिया है कि कैसे भी क्वेश्चन आएंगे हमारे बन जाएंगे, ठीक। चलिए नोट कर लिया। अब इसी को देखो, क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख सकता है कि लैंग्वेज में ऐसे लिख सकता है कि दो समांतर प्लेट संधारित्र ये सर्किल है जिनकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर दे रखा है, जिनकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर है, बीच की दूरी दे रखी है वो 0.01 मिलीमीटर दे रखा है। ये R तो ये बहुत छोटा होता है इनके मुकाबले, तो 0.1 मिलीमीटर दे रखा है ये, और ठीक है 2 मिलीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है कि इस पर धारिता कितनी होगी। तो ये सारी कहानी लिखकर भी दे सकता है। तो ये सब चित्र बना लेना, आसानी से बन जाएगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं कि इस पर कितनी ऊर्जा व्यय होगी, कितनी ऊर्जा होती है। जैसे ऊर्जा हमने वहाँ पर निकाला था ना गोलीय संधारित्र में, तो उसी तरीके से ऊर्जा यहाँ पर भी निकालेंगे। तो हेडिंग लगा लो कि समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये होगी समांतर प्लेट संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लेट बना लो। सबसे पहले 2 प्लेट बना लेते हैं कि एक प्लेट हमारा ये है, एक प्लेट हमारा ये बन गया और दूसरा प्लेट ये हो गया, ये दूसरा प्लेट हमारा यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। इस पे आवेश वही कहानी की प्लस क्यू ले लो, इस पे आवेश कितना ले लो, माइनस क्यू ले लो, आवेश माइनस क्यू हो गया, ठीक। यहाँ पे या एक काम करो, इस पे स्टार्टिंग में आवेश ले लो क्यू है, स्मॉल क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये हमारा ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है। यहाँ पे आवेश दे दिया प्लस 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 और यहाँ पे माइनस 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 माइनस। अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी जब बाद में लेकर आएंगे ना तो वहाँ पे कैपिटल मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी मैं धारिता निकालना चाहूँ कि धारिता कितनी होगी, तो धारिता यहाँ पे C बराबर कितना होगा, Q बाई V के होगा, ठीक। धारिता कितना होगा, Q बाई V के होगा। अगर गोलीय संधारित्र वाली कहानी आपको थोड़ा सा याद हो तो गोलीय संधारित्र में हम किस प्रकार से काम किए थे कि अनंत पे गए थे, एक DQ चार्ज उठाकर लेकर आए थे। तो पहले हमने 3 पार्ट में गया था, जब समय t बराबर 0, समय t बराबर t और समय t बराबर इन्फाइनाइट जब टेंस कर जाता है, बहुत समय हो जाता है। तो वही कहानी यहाँ पर भी करेंगे, इसीलिए बोल रहा था कि संधारित्र देख लो, पूरी कहानी यहाँ पर भी चलेगी वही वाली, ठीक है। तो देखो पहले हम मान लेते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ पर हम DQ चार्ज लेकर जाते हैं,
यहाँ से यहाँ तक हम कितना चार्ज लेकर जाते हैं, dq चार्ज लेकर जाते हैं। तो पहला dq चार्ज ले जाने में कितना रहेगा, देखो पहले मान लेते हैं कि जब समय t = 0 था, जब समय कितना था, 0 समय था, तो इस पे जो आवेश था वो q बराबर, कैपिटल Q आवेश जो था वो q बराबर आवेश कितना था, 0 था यहाँ पे। और विभव जो था, विभव जो होगा विभवांतर जो होगा, विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पे dv भी करके लिख सकते हो, वही वाली कहानी बता रहा था ना वहाँ पे कि dv भी करके लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जब विभव हमने 0 लिख दिया था क्योंकि दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट पे था, यहाँ पे दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट नहीं है, तो इसको चाहो तो इसको इसका माइनस, अगर यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो तो ये फाइनल माइनस सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल, तो dv करके आएगा ना यहाँ पे, v फाइनल माइनस v इनिशियल करके, तो चाहो तो उसको dv लिख लो, चाहो तो v बराबर 0 लिख लो, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान लो कि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, v के बराबर है, तब वहाँ पे क्या लिख लो, v बराबर 0 लिख लो। अगर कोई किताब तुम पढ़ोगे, अगर उसमें ऐसा मिल गया कि ऐसा लिखा हुआ है dv बराबर 0, तो इसमें ये कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ तो गलत बता दिया, दोनों बात एक ही है, क्योंकि इसका विभवांतर माइनस सॉरी इसका यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, तो इसका विभवांतर माइनस इसका विभवांतर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, dv करके लिखते थे, तो हमने dv लिख दिया, और हम यहाँ पे ये मान रखे कि दोनों का v है, तो हमने v करके लिख दिया, तो सारी बातें एक ही है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये चीज़ तो ठीक है, जरा एक बात तुम खुद सोचो जल्दी से कि इसका यहाँ पे धारिता कितनी होगी, c। यहाँ पे अगर हम ये पूछें कि ये बताओ जब समय t = 0 होता है, आवेश यहाँ पे कोई आवेश नहीं आया है, विभव भी हमारा 0 है, तो c बताओ कितना होगा, जरा एक बार सोचो आराम से कि c बराबर कितना होगा, c बराबर कितना होगा, जरा सोचो यहाँ से c बराबर कितना होगा, c बराबर कितना होगा, c ही होगा, c पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि c जो होता है, देखो c जो होता है वो ना तो q पे डिपेंड करता है ना तो v पे डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो यार जो q बढ़े या v बढ़े घटे उससे क्या मतलब है, धारिता तो हमारी वही रहेगी। अरे कोई भी चालक होती है उसकी धारिता ठप्पा लगा के ऊपर से भेजा जाता है कि धारिता है इसकी तो यही रहने वाली है। हाँ वो बात अलग है कि आर्टिफिशियल तरीके से हम उसकी धारिता घटा बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, उसकी धारिता हम बढ़ा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ाने का तरीका भी मैंने बता रखा पूरा कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब अभी तो धारिता कितनी रहेगी, c के बराबर ही रहेगा, धारिता में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जब समय हमारा t बराबर t होता है, जब समय हमारा t बराबर कितना t हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि इस पे आवेश कितना आ गया, q आवेश आ गया, यहाँ से आवेश कितना ट्रांसफर हो गया, q आवेश ट्रांसफर हो गया। जब हमारा q बराबर कितना हो गया, जब समय t बराबर t हुआ तो आवेश कितना ट्रांसफर होगा, q आवेश ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और जो विभवांतर है वो विभवांतर अब कितना हो गया, v के बराबर हो गया, विभवांतर जो हो गया, विभवांतर हमारा कितना हो गया, v के बराबर हो गया, ठीक है। और अगर मैं v का मान निकालना चाहूँ तो देखो यहाँ से अगर मैं v का मान निकालना चाहूँ तो v का मान हमारा कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा q/c के। अगर मैं यहाँ से विभवांतर b निकालना चाहूँ तो v का मान कितना हो जाएगा, q/c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, t को हम कहाँ ले जाते हैं, इन्फानाइट पे। तो t को हम कहाँ ले गए, इन्फानाइट पे, यानी कि बहुत ज़्यादा समय बीत गया। उसके बाद हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा आवेश आ गया, यानी कि q बराबर कितना हो गया, q इस पे -q हो गया, इस पे कितना हो गया, +q हो गया, q बराबर आ गया। और जो विभवांतर v हो गया, विभवांतर v कितना हो जाएगा, q/c के बराबर हो जाएगा। अब जो विभवांतर होगा वो विभवांतर कितना हो जाएगा, कैपिटल Q आ गया तो कैपिटल Q/C के बराबर कहते हैं, विभवांतर कितना होगा, q/c के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक छोटा सा संधारित्र, एक छोटा सा आवेश, यानी कि एक छोटे से आवेश dq को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लो कि संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश dq, यहाँ पर लिख लो, ऐसे लिख लो कि dq आवेश को, या ऐसे लिख लो, ठीक है, संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश dq, अति सूक्ष्म आवेश dq बाह्य स्रोत द्वारा देने में किया गया कार्य। देखो छोटा सा आवेश यहाँ से dq ले जाए, छोटा सा कार्य भी करना पड़ेगा, तो dw एक्सटर्नल मान ले रहे हैं, तो ये हमारा dw एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा dq इंटू v के बराबर हो जाएगा, dq इंटू v के बराबर हो जाएगा। अरे विभवांतर पढ़े थे कि यहाँ पे देखो v
2 माइनस V1। जरा याद करो, वैद्युत में बहुत बार बता चुके हैं यार कि यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये हो जाएगा V2 माइनस V1, तो 1 से लेकर 2 डिवाइड बाई Q के बराबर। बताया था ये कहानी कि 1 या इन्फानाइट से 2 कर लेकर आते थे, तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा, ये वर्क निकालना है तो इसको इधर गुणा कर दो। तो इसको देखो, इसी को ऐसे तो लिख सकते हो, अगर इन दोनों का विभवांतर V मान लो तो V बराबर हो जाएगा, छोटा सा वर्क है तो छोटा DW लिख लिया, इसको छोटा सा आवेश है इसको क्या लिख लिया, DQ लिख लिया। अब इसको इधर ले जाओगे तो DW बराबर क्या निकल जाएगा, V इंटू DQ के बराबर आ जाएगा। ठीक है यार, ये सब बहुत बार पढ़ा चुके हैं, शुरू में बहुत बताए हैं ये सब। ठीक है, तो यहाँ से देखो DQ का मान जो है, DQ तो DQ रहने दो। ठीक, देखो विभवांतर V बराबर कितना है, Q बाई छोटा सा वर्क कर रहे हैं, Q आवेश आ रहा है तो कितना हो रहा है, Q बाई C के बराबर हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा वर्क निकल गया, वर्क कितना आ गया, छोटा सा वर्क कितना आ गया, Q बाई C इंटू DQ के बराबर आ गया। ठीक, अब अगर हम यहाँ से एक छोटा सा आवेश DQ ले गए थे, अब अगर टोटल आवेश Q ले जाने में क्या गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ पे लिख लो कि संधारित्र को Q आवेश देने में, इसको जरा यहाँ लिख दे रहा हूँ कि DQ इंटू V का मान कितना है, Q बाई C। तो संधारित्र को Q आवेश देने में किया गया कार्य। अब देखो DQ देने में कार्य कितना करना पड़ा, DW, तो Q देने में टोटल कार्य करना पड़ेगा, तो टोटल कार्य को हमने कितना मान लिया, W मान लिया। तो W इसको क्या करेंगे, DW, तो देखो एक DQ गया, फिर अगला DQ आया, फिर अगला DQ आया, फिर अगला DQ आया, इसी तरह DQ को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन करने का तरीका है। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखो W बराबर हमारा यहाँ से निकल जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं, 0 से लेकर Q तक, आवेश कहाँ से जा रहा है, 0 से लेकर Q तक जा रहा है, और ये हो जाएगा Q बाई C इंटू DQ के बराबर। देखो Q बाई C इंटू DQ के बराबर, DW का मान रख दिया। अब यहाँ से देखो ये हमारा C जो है वो C कांस्टेंट है, तो C को क्या कर लो, जरा बाहर निकालो, C को बाहर निकाल लेंगे तो 1 बाई C इंटीग्रेशन 0 से लेकर Q, ये हो जाएगा Q DQ के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 1 बाई C इंटीग्रेशन, Q का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, Q का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2। अब इतनी बात तो बार बार बता चुका हूँ, Q बाई 2 0 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, Q तक जाएगा। ठीक है, जरा यहाँ से कुछ चीज़ें आप नोट कर लो तो मैं मिटा दूँ उसको, इजाज़त है आपकी सर। चलिए देखो, तो यहाँ से हमारा W बराबर आ जाएगा, देखो 1 बाई C अपर लिमिट रखो तो ये आएगा Q स्क्वायर बाई 2, माइनस का लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट कितना है, 0, तो 0 बाई 2 के बराबर, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो वर्क जो आया हमारा W बराबर आया Q स्क्वायर बाई 2C के, हमारा वर्क कितना आ गया, Q स्क्वायर बाई 2C को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं Q आवेश ले जाता हूँ तो Q आवेश ले जाने में Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर हमें वर्क करना पड़ेगा। अब जो हम बाह्य स्रोत द्वारा कार्य करते हैं वही कार्य तो हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो हमारा स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो आ जाएगा, U बराबर आएगा W बराबर हो जाएगा Q बाई 2C के बराबर हो जाएगा। अब चाहो तो एक लाइन यहाँ पे लिख लो कि बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहीं पर एक लाइन लिख लो कि बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये कहानी पता है आपको, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क हमारा स्थितिज ऊर्जा जो आ गया वो कितना आ गया, Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर आ गया। तो इतना हुआ स्थितिज ऊर्जा हमारी होती है। देखो Q का मान होगा, C का मान पता होगा, स्थितिज ऊर्जा हमारी निकल जाएगी। ठीक है, अच्छा पिछले केस में भी इतना ही आया था, सबके लिए समान ही होता है। अब देखो अगर हमसे ये पूछे इसको, जैसे हमने यहाँ पे देखो C बराबर जो लिखा है वो C बराबर है Q बाई V के। ठीक, C बराबर जो होगा Q बाई V के, जब टोटल आवेश Q आ गया। अगर हमें इसको लिखना है Q और C के टर्म में है, अगर हमें Q और V के टर्म में लिखना है, अगर हमें Q और V के टर्म में लिखना है, इसको लिखना है Q व V के पदों में, अलग अलग पदों में लिख सकते हैं यार। Q या V के पदों में लिखोगे तो देखो U बराबर हो जाएगा, Q तो रहने दो यहाँ से, Q स्क्वायर डिवाइड बाई C को हटाना है तो C बराबर कितना होता है, Q बाई V। तो यहाँ पर तो 2 इंटू
Q बाई V के होगा। एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये V ऊपर चला जाएगा तो U बराबर निकल जाएगा हाफ Q V के। ये हमारा Q और V के पदों में आ गया, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं इसको V और C के पदों में भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिखूं V व C के पदों में, V व C के पदों में, V व C के पदों में लिखूं तो यहां से देखो जो फार्मूला हमारा बना है C के पदों में, तो देखो जो फार्मूला हमारा बना है कि U बराबर जो होगा Q स्क्वायर बाई 2C। हमें क्या हटाना है यहाँ से, Q हटाना। जरा Q का मान निकालो तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C B, तो यहाँ पे रखोगे C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। C से C एक कैंसिल हो जाएगा तो U बराबर कितना बचेगा, हाफ C V स्क्वायर के बराबर। तो इस तरीके से हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी इतने फॉर्म में आ जाएगा। मेन फार्मूला हमारा ये कि Q स्क्वायर बाई 2C होता है, यही याद रखो कि Q स्क्वायर बाई 2C होता है। ये कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर यदि बाह्य बल द्वारा, बाह्य स्रोत द्वारा हम Q आवेश को ले जा रहे हैं तो जो वर्क करना पड़ेगा वो Q स्क्वायर बाई 2C, और यही वर्क जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो U बराबर निकल जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर हो जाएगा। बाकी कहानी सब तो हम इसको कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिया, इसको इतना नोट कर लिया। अच्छा ये बताओ कि इनके बीच में कितना बल लगेगा। अगर दो ये हमारे समांतर प्लेट संधारित्र रखे हुए हैं, दो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र हैं, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा, यानी ये प्लेट इस पर कितना बल लगाएगा, ये प्लेट इस पर कितना बल लगाएगा। वैद्युत क्षेत्र बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो बल तो जरूर लगाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि कितना बल लगाएगा, ठीक है। नोट कर लिया ना इसको, चलिए तो देखो अब देखते हैं कि दो प्लेट अगर दे रखा है तो उन प्लेटों के बीच में कितना बल लगेगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल, संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच लगने वाला बल, यानी कि इनके बीच में कितना बल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं कि एक प्लेट ये मान लेते हैं, दूसरा प्लेट, अब ये प्लेट मान लिया कि प्लेट है, बार बार वही चीज़ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पे प्लस आवेश ले लिया और इस पे ले लिया कि ये हमारा माइनस आवेश है, ठीक। यहाँ पे प्लस आवेश है और यहाँ पे हमारा माइनस आवेश है। इस पे मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है। इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है ये प्लस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, माइनस सिग्मा है। इसको मान लेते हैं कि ये प्लेट हमारा फर्स्ट है, ये प्लेट हमारा फर्स्ट है और ये प्लेट हमारा सेकेंड है, ठीक। ये दो प्लेट हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि दो प्लेट है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, ठीक। ज़्यादा हो जाएगा, चलिए देखिए अब इस पे कितना बल लगेगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि वन की वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, देखो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वन के कारण, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इधर होगी E1, ये होगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। E2 की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये भी हमारी E2 की वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी, जो क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो किधर जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा ना वैद्युत क्षेत्र, तो हमारी वही बल जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 की होगी वही हमारा E2 की होगी। अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकालना चाहें कि ये बताओ किसी एक अनंत लंबाई की, ये अनंत लंबाई के मानते हैं कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित चादर है, तो उस चादर पर या प्लेट शीट कुछ भी बोलो तो उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र अगर E1 की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। और पहले केस में निकाल रहे हैं कि इस 1 की वजह से 2 पर कितना बल लग रहा है, फिर निकालेंगे 2 की वजह से 1 पर कितना बल लग रहा है, ठीक। अच्छा यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर सिग्मा की बात करें तो हमारा जो सिग्मा होगा वो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई ए के। पृष्ठीय आवेश में जो सिग्मा होगा ये सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई ए के, ठीक। ये पृष्ठीय आवेश है सिग्मा Q बाई ए के बराबर हो जाएगा। E1 की वैद्युत क्षेत्र की दिशा इतनी हो जाएगी। अब ये बताओ इस पे बल किधर लगेगा, ये जो प्लेट 1 है इस प्लेट 2 पे बल किधर लगाएगा, इस तरफ लगाएगा या इस तरफ लगाएगा, जाहिर सी बात है यार इस तरफ लगाएगा। इधर बल कितना लगेगा, 2 1 लगेगा, यानी कि 2 पर 1 के कारण कितना बल लग रहा है, ठीक। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि 2 पर 1 की वजह से कितना बल लग रहा है, यही बल हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि F12 जो होगा ये हो जाएगा Q
E1 के बराबर होगा। बल कितना लगता है, QE, वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है कितना लगता है, QE के बराबर बल लगता है ना। अच्छा यहाँ से एक काम और करो कि सिग्मा का मान हमें पता है, तो जरा सिग्मा का मान यहाँ पे रख दो। सिग्मा का मान रखोगे तो सिग्मा का मान कितना है, Q/A, तो ये हो जाएगा Q/2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा Q/2A एप्सिलॉन नॉट A के बराबर आ जाएगा। ठीक, जरा यहाँ पे मान रख दो। यहाँ मान रखोगे तो Q इंटू E1 का मान कितना है, Q/2, दो बार हो गया यार, 2A एप्सिलॉन नॉट, तो F21 जो हो जाएगा ये हो जाएगा Q² डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो प्लेट फर्स्ट है वो प्लेट सेकंड पे कितना बल लगाएगा, Q² डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, इतना बल इस पे लगाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्या, वैद्युत क्षेत्र देख लिया और हमें पता है कि अनंत लंबाई की एक समान चादर है, आवेशित चादर है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र जो होगा E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। वैद्युत क्षेत्र में बल कितना लगता है, QE के बराबर लगता है, तो ये फार्मूला हमने लगा दिया। बस इतना सा देखना था कि बल की दिशा किधर होगी, वो बल की दिशा हमारी किधर होगी, इस डायरेक्शन में बल की दिशा होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे F12 निकाल लेते हैं, तो अगर F12 निकालोगे तो Q इंटू E2 हो जाएगा, E1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी E2 होगा। F12 क्या कह रहा है, F12 का मतलब क्या कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि एक पर 2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, इस प्लेट पर, इस प्लेट की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। F12 ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये अपने ये माइनस वाला प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जैसे ये था ये अपनी तरफ खींच रहा था, ये काम भी कर रहा है, ये भी अपनी तरफ क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। ठीक है, तो फोर्स Q, तो F12 बराबर Q तो रहने दो, E2 फिर निकालोगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो F12 जो होगा वो Q इंटू सिग्मा का मान कितना है, Q/A, तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो यहाँ से हमारा F12 जो निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ से हमारा F12 जो आएगा वो हो जाएगा Q² डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो अगर कोई दो संधारित्र की प्लेट रखी है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो बल लगता है वो बल जो होता है F21 बराबर F12 बराबर Q² डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यानी कि ये प्लेट फर्स्ट जो है प्लेट सेकंड पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल प्लेट सेकंड जो होगा प्लेट फर्स्ट पर बल लगाएगा, और दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा बल निकल जाएगा। इसको याद रखना कि बल कितना होता है, Q² डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लिया। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक आज का है। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा कि यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सारे प्लेटों पर आवेश समान होता था। प्लेट पे जो होता था जितना इधर प्लस क्यू होता उतने उधर कितना होता माइनस क्यू के बराबर होता था। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि यदि आप प्लेट पर आवेश, यदि प्लेट पर आवेश भिन्न भिन्न हो, यदि दो प्लेट दिया हुआ है और दोनों प्लेटों पर आवेश जो दे रखा है वो भिन्न भिन्न दे रखा है, अगर दोनों पर आवेश, देखो अभी तक हम जो समांतर प्लेट संधारित्र पढ़े थे उस समांतर प्लेट संधारित्र में क्या देखा था कि दो प्लेट होंगे, दोनों की बीच की दूरी बहुत कम होगी, दोनों का एरिया बराबर होगा और दोनों पे आवेश जो होगा वो बराबर होगा, बस दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है, एक पे प्लस होता है तो एक पे माइनस होता है। ठीक है, आवेश दोनों पे बराबर होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मान लो हमारा यहाँ पे एक प्लेट ये है, ठीक, एक प्लेट हमारा यहाँ पर ये है और दूसरा प्लेट जो है वो दूसरा प्लेट हमारा ये है, ये हमारे दो प्लेट हैं। ये यहाँ पर दो प्लेट है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक पर आवेश हमारा Q1 है और दूसरे पर आवेश जो है वो हमारा Q2 है। ये आवेश Q1 है और एक पे दूसरे पे आवेश जो है वो आवेश हमारा कितना है, Q2 के बराबर है। ठीक, तो अब हमसे ये कह रहा है कि ये बताओ, तो सबसे पहली चीज़ तो ये बताओ क्या ये संधारित्र बनाएगा।
अभी तक हम संधारित्र की परिभाषा क्या पढ़ते हैं कि दोनों पे आवेश समान होगा समांतर प्लेट में। अगर ये दोनों समांतर प्लेट है और दोनों पर आवेश अलग अलग है तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या ये हमारा ये संधारित्र बनाएगा। अगर संधारित्र बना रहा है तो उसकी धारिता कितनी होगी, अगर संधारित्र बना रहा है तो उसकी धारिता कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि संधारित्र की कहानी क्या थी कि दोनों पर आवेश समान होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि इसके बाहरी पृष्ठ पर देखो ये ऐसे प्लेट है तो प्लेट का दो पृष्ठ होगा ना, एक पृष्ठ ये होगा एक पृष्ठ ये होगा, ठीक। तो बाहरी और अंदर पृष्ठ पे आवेश कितना होता है, क्योंकि आवेश दोनों पे कैसा होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए लेकिन प्लस माइनस करके होना चाहिए, ठीक है। तो पहले दोनों पे आवेश निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसको मान लेते हैं कि इसका एरिया जो है वो एरिया ए है और इसका भी एरिया हमारा कितना है, ए के बराबर। दोनों का एरिया कितना है, ए है। यानी कि प्रत्येक प्लेट पर या प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक सतह पर आवेश निकालेंगे। यहां पर हमें क्या निकालना है कि प्रत्येक प्लेट के, देखो प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक सतह पर, प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक सतह पर कितना आवेश बटा है। हमें यही चीज़ निकालना है कि प्रत्येक प्लेट के प्रत्येक सतह पर कितना आवेश जो है वो हमारा बटा है, ठीक। अगर दोनों पे आवेश जो होगा वो बराबर बटा होगा तब तो हम कह देंगे कि ये हमारा कैसा है, एक संधारित्र बना रहा है, उसकी कुछ धारिता भी होगी। और अगर बराबर नहीं बट रहा होगा तो हम कह देंगे कि हमारी संधारित्र क्या होगी, संधारित्र ही नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। बात तो समझ में आ गई ना, कह रहा हूँ बात समझ में आ गई ना कि दो प्लेट दे रखा है, अब दोनों पे आवेश अलग अलग दे रखा है। अब कह रहा कि ये बताओ कि क्या संधारित्र बनाएगा। तो संधारित्र बनाने के लिए कंडीशन क्या है कि पर दोनों प्लेट जो है, दोनों प्लेट के दोनों सतह पर आवेश होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और भिन्न भिन्न होना चाहिए। ये चीज़ हमें देखनी है। अगर ये कंडीशन हो गया तो हम कह देंगे कि संधारित्र बनाएगा और ये भी बता देंगे कि इसकी संधारिता कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं ए और यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं बी। ये पॉइंट ए और बी जो हमने लिया है ये प्लेट के बीच के सतह पे लिया। जैसे देखो ये प्लेट है, ये देखो ऐसे प्लेट है तो प्लेट का एक सतह ये होगा, एक सतह हमारा ये होगा। तो ए और बी जो पॉइंट लिया है वो हमारा इस सतह के बीच में, यहाँ पर हमने ले लिया है, यहाँ पे बीच में लिया है। तो ये बताओ अगर कोई, ये हमारा क्या है, अगर ये जो प्लेट है ये क्या है, कैसा है, एक चालक है। तो चालक के अंदर हमारा वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, जरा जल्दी से बताओ। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो निकालेंगे और चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। यानी कि ई ए का मान भी 0 हो जाएगा और ई बी का मान भी कितना जाएगा, 0 के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चालक के अंदर है, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 के बराबर होता है। अब अच्छा एक चीज ये भी पढ़ो कि अगर कोई चालक है तो चालक पे आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके पूरी सतह पर फैल जाता है। तो आवेश जो होगा वो अंदर वाले पृष्ठ पर भी फैलेगा और बाहर वाले पृष्ठ पर भी फैलेगा। दोनों सतह पर क्या होगा, आवेश फैल जाएगा। तो अंदर वाले बाहर वाले सतह पर देख लेते हैं कितना आवेश यहाँ पर फैला है, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं कि जो ये बाहर वाला सतह, देखो जैसे ये है तो ये बाहर वाला सतह, ये अंदर वाला सतह मान लो, ये बाहर वाला सतह मान लो, ठीक है। तो पूरा तो आवेश Q1 दे रखा है तो हम ये मान लेते हैं कि जो ये अंदर वाला सतह है इस पे आवेश हमारा स्मॉल q है। तो यहाँ बाहर वाली सतह पे आवेश कितना हो जाएगा, Q1 माइनस स्मॉल q के बराबर आवेश हो जाएगा। अंदर तो कितना होगा, आवेश 0 होगा, अंदर आवेश से कोई मतलब ही नहीं है। ये बात तो क्लियर है ना कि अंदर आवेश कितना होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये हम पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके जो अंदर वाली सतह है, अंदर वाली सतह पर आवेश x है तो बाहर वाली सतह पर आवेश कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो आवेश हो जाएगा ये हमारा Q2 है तो आवेश हो जाएगा Q2 माइनस x के बराबर हो जाएगा, ठीक। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो ई ए ई बी वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, हो जाएगा खत्म। बस इतनी सी बात हमें इसमें सीखनी थी, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मैं ई ए का मान निकालूं कि ए पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक। ए पर अगर वैद्युत क्षेत्र देखें तो वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, देखो वैद्युत क्षेत्र का मान जो ई का मान होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक। और यहाँ पे अगर सिग्मा का मान देखेंगे तो आवेश क्यू मान लेते हैं। अगर सिंपल बात करते हैं कि अगर आवेश क्यू है तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो ई का मान जो होता है वो हो जाएगा क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये कहानी समझ में आ गई। अगर मान लो कि इस कुछ समय के लिए इसको मैं मान लेता हूँ कि आवेश कितना है, q के बराबर है। अगर इस पे आवेश q है तो इस प्लेट की वजह से या इस प्लेट के नज़दीक जो विभव होगा या इस प्लेट के सतह पर जो विभव होगा वो कितना,
सॉरी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। हम पढ़ चुके हैं अगर इसका आवेश हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा मान लेते हैं तो सिग्मा बराबर कितना होगा, क्यू बाई ए के होगा। तो यहाँ पर रख देंगे तो ई का मान कितना है, क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आवेश वापस, अब यही कहानी पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पे Q1 मान लो। अब देखो अगर मैं इसकी वजह से देखूं, देखो दो पृष्ठ यहाँ पे बन रहा है, ध्यान देना ये ऐसे है, एक पृष्ठ ये बन रहा है, एक पृष्ठ ये बन रहा है, तो इस पृष्ठ की वजह से भी वैद्युत क्षेत्र होगा, इस पृष्ठ की वजह से भी वैद्युत क्षेत्र होगा, और जो दूसरा बन रहा है इसके दो पृष्ठ, इसके दोनों पृष्ठ की वजह से वैद्युत क्षेत्र भी बनेगा। जैसे अगर मान लो ये दोनों ऐसे दोनों रखे हुए, ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ए वाले पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र इस पे चार आवेश है, चार आवेश की वजह से होगा। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक तो बाहर वाले पृष्ठ, एक अंदर वाले पृष्ठ, एक इस वाले अंदर वाले पृष्ठ पे, एक बी के बाहर वाले पृष्ठ की वजह से वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र हमारा इस तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, देखो कितना होता है, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो आवेश है देखो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र ए पर, इस पॉइंट पर, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, तो ये निकल जाएगा हमारा Q1 माइनस Q, यानी Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो इधर हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, एरिया हमने ए मान रखा है पहले से। ठीक, देखो उसके बाद इस Q की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो Q की वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, इस X की वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, इस Q2 माइनस X की वजह से वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, सबको निकाल दो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आवेश क्यों है, दिशा विपरीत हो गई, तो ये हो जाएगा माइनस का Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक, इसकी वजह से हो जाएगा माइनस का x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और माइनस इसकी वजह से हो जाएगा Q2 माइनस x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है, पूरे में से कॉमन निकल रहा है 1/2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये हमारा सब में से क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। अब सबको यहाँ पे जरा जोड़ दो, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q, ये हो जाएगा माइनस का Q, ये हो जाएगा माइनस का x के बराबर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से इस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस का Q माइनस का Q2 और प्लस का x के बराबर। यहाँ से ये देखो x से x क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, तो EA का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1/, अच्छा एक काम करो कि देखो EA का मान कितना है, 0 है, तो इसका मान जरा यहाँ पे क्या रख दो, 0 रख दो EA का मान, तो इसका इधर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस, देखो 2Q माइनस का 2Q और माइनस का Q2। ठीक, ये मान लो पहला। ठीक है, ये हो गया पहला। इसी तरीके से EB का जरा मान निकालो, जब EB का मान निकालोगे तो देखो EB का मान जो आ जाएगा, इसकी यहाँ पे देखो किसकी वजह से होगा, यहाँ पे जो होगा अगर मैं इसकी वजह से निकालूंगा तो इसकी वजह से जो हमारा वैद्युत क्षेत्र बनेगा ये इस तरफ बनेगा, और इसकी वजह से इस तरफ बनेगा, इस Q की वजह से भी इधर बनेगा, Q1 माइनस 1 की वजह से, Q1 माइनस Q की वजह से भी क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो EB का मान निकालोगे, इसकी वजह से देखो वैद्युत क्षेत्र किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा Q2 माइनस x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इस x की वजह से हो जाएगा माइनस x डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस Q की वजह से हो जाएगा माइनस Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से हो जाएगा माइनस का Q1 माइनस Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट के बराबर। पूरे में से फिर से EB का मान 0, पूरे में से 1/2a एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल तो जाएगा Q2 माइनस x, ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का Q माइनस का Q1 प्लस का Q के बराबर। इस Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इधर ले आओगे तो हो जाएगा 0 बराबर Q2 माइनस का, देखो 0 बराबर निकलेगा Q2 माइनस का 2x माइनस का Q1 के बराबर। इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई ना। हमने काम कुछ नहीं किया, सिंपल सा देखा कि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र, कोई भी पृष्ठ होगा या कोई भी प्लेट होगा तो प्लेट के अंदर या चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है, तो इसको हमने EB क्या कहते हैं, 0 मान लिया। ये EA जो माना है उस प्लेट के, इस प्लेट है ना, इस प्लेट के अंदर माना है, इस प्लेट के अंदर माना, तो अंदर कितना होगा, 0 के बराबर। अब वहीं पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। वैद्युत क्षेत्र देखो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी सबकी वजह से वैद्युत क्षेत्र होगा, सबकी वजह से वैद्युत क्षेत्र हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। ठीक है, इतना नोट कर लो, यहाँ पे नोट कर लिया। चलिए
अब यहाँ से हमें क्या करना है, स्मॉल क्यू और x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो q का मान निकालोगे तो देखो q1, ये इस क्या करते हैं, इस 2q को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2q बराबर हो जाएगा q1 माइनस q2। तो q बराबर निकल जाएगा q1 माइनस q2 के q2/2 के बराबर। यानी कि जो स्मॉल q का मान आया, ये स्मॉल q का मान कितना गया, q1 माइनस q2 डिवाइड बाई 2 के। ठीक, यहाँ से x का मान कर लो, ये हमने समीकरण 1 से देखा, समीकरण 1 से। यहाँ से आ जाओ समीकरण समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखोगे तो इस 2x को क्या करो, 2x को उठा के हल ले आओ। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x बराबर का q2 माइनस का q1। ठीक, तो x बराबर निकल जाएगा q2 माइनस q1 डिवाइड बाई 2 के बराबर निकल जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ से अगर माइनस बाहर निकाल लें तो x बराबर हो जाएगा माइनस का q1 माइनस q2 डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो x अंदर वाले प्लेट पे कितना होगा, माइनस का q1 माइनस q2 डिवाइड बाई 2 के बराबर हो गया। ठीक, ये आ गया। अब जरा q1 का मान निकालो, ये बाहर वाली प्लेट पे कितना आवेश होगा, तो बाहर वाली प्लेट पे आवेश निकालने के लिए देखो क्या करना है, q1 माइनस q करना है। तो q1 माइनस q का मान कितना है, q का मान है q1 माइनस का q2 डिवाइड बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ले लो तो जाएगा 2q1 माइनस का q1 और प्लस का ये हो जाएगा q2 डिवाइड बाई 2। तो ये यहाँ से घट जाएगा तो q1 प्लस q2 डिवाइड बाई 2 के बराबर। यानी कि बाहर वाली प्लेट पे जो आवेश होगा वो q1 प्लस q2 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आवेश निकालो। देखो यहाँ पर जब आवेश निकालोगे तो यहाँ पर आवेश जो हो जाएगा, ये हो जाएगा q2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा q2 माइनस एक्स का मान कितना आया है, x का मान यही मान रख देते हैं, तो q2 माइनस q1। तो ये हो जाएगा q2 माइनस q1 डिवाइड बाई 2, ये q2 है। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2q2 माइनस का q2 और ये माइनस का गुणा होगा तो प्लस का बन जाएगा q1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा q1 और ये 2q2 माइनस q2, तो ये जाएगा प्लस का q2 डिवाइड बाई 2। यानी कि बाहर वाली प्लेट पर जो आवेश आ गया, ये आवेश हमारा कितना आ गया, q1 प्लस q2 डिवाइड बाई 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आवेश देखोगे तो यहाँ पर आवेश कैसा है, अंदर वाली पे जितना आवेश है उतना ही आवेश कितना है, बाहर वाले पे आवेश है। यानी कि ये हमारा क्या बनाएगा, संधारित्र यहाँ से बनाएगा, क्योंकि संधारित्र की कंडीशन यही तो होती थी कि जितना आवेश यहाँ होगा उतना ही आवेश यहाँ होना चाहिए। अंदर वाली प्लेट पे सतह पर देखते थे तो सतह पर उतना ही होना चाहिए और बाकी माइनस प्लस होना चाहिए, विपरीत चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या है, माइनस है। और बाहर पे तो आवेश कितना है, देखो बाहर पे आवेश कितना बराबर, वैसे भी देखोगे तो ये पूरा ओवरऑल प्लस में आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आवेश भिन्न भिन्न है तब भी वो हमारा संधारित्र बनाएगा। और संधारित्र बनाएगा तो बाहर वाली प्लेट पे तो q1 प्लस q2 बाई 2 होगा दोनों में, और अंदर वाली प्लेट पे एक पे हो जाएगा q1 माइनस q2 बाई 2 और एक पे हो जाएगा माइनस का q1 माइनस q2 बाई 2, यानी कि इसी का क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर आ जाएगा। अच्छा, जरा मुझे ये बताओ कि इसका धारिता कितनी होगी। अगर समांतर प्लेट है, ये समांतर प्लेट तो बन गया, तो इसकी धारिता कितनी होगी। तो धारिता मैं लिख रहा हूँ, अब जरा सोचना कि क्या यही होगा। धारिता बराबर हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के। धारिता जो होगा वो हमारा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के बराबर आएगा। ठीक है, जरा सोच के बताओ क्या यही होगा, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी के। नोट कर लो, मैं इसको मिटा के एक क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी से। नोट कर लिया इतना, अब जरा उसको सोचो क्या वही होगा। कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ पूरा, एक नहीं कई बार बताया हूँ इसको। अरे भैया सिंपल सा है यार, कि देखो यहाँ पे हमारा जो C होता है वो Q पे डिपेंड ही नहीं करता है, ना Q पे डिपेंड करता है, ना B पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो संधारित्र होगा वो A एप्सिलॉन नॉट D के बराबर ही होगा, संधारित्र पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी कहानी थी, क्योंकि C जो होता है वो ना Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है, तो सीधा संधारित्र क्या होगा, A और D पे डिपेंड करता है। तो एरिया हमने A ही मान रखा था, D हमने दूरी जो D ही मान रखी थी। अगर नहीं लिखा तो दूरी को D वापस लिख लो, दूरी को वहाँ पे D लिख लो, और बाकी कहानी तो फिर वही हो जाएगी ना। अगर आवेश पे डिपेंड करता तब तो वहाँ पूरी कहानी कुछ हो सकता था बदलता, जबकि यहाँ तो संधारित्र धारिता जो होती है वो हमारी आवेश पे डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, तो वही हमारी संधारित्र हो जाएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मान लो कि एक प्लेट हमारा ये है
और दूसरा प्लेट जो है वो दूसरा प्लेट हमारा ये है, ठीक है। एक प्लेट ये, एक प्लेट ये दे रहा है। इस पे कह रहा है 10 माइक्रो कूलाम है और इस पे कह रहा है कि हमारा, इस पे ले लो -4 माइक्रो कूलाम है। कह रहा है कि ये बताओ इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इसका आवेश कैसे बटेगा। जैसे वहाँ पे हम क्या करते हैं, आवेश को बांट ही तो रहे थे कि आवेश कैसे कैसे बटेगा, यानी अंदर वाली सतह पे कितना होगा, बाहर वाली सतह पे कितना होगा। तो कह रहा है कि इस पे प्रत्येक सतह पर आवेश कितना होगा। यहाँ पे लिख लो कि प्रत्येक सतह पर आवेश कितना होगा, प्रत्येक सतह पर आवेश कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो बाहर तो कितना होता था, Q1 प्लस Q2 के बराबर। तो Q1 10 - 4 डिवाइड बाई 2, Q1 प्लस Q2, एक को Q1 एक को Q2 मान लो। तो 10 - 4 ये हो जाएगा 6 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 माइक्रो कूलाम। यहाँ भी 3 माइक्रो कूलाम और यहाँ भी कितना जाएगा, 3 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, दोनों पे बराबर आएगा, ठीक है। अंदर वाले पे क्या होता था, अंदर पे होता था Q1 माइनस Q2। तो Q1 का मान कितना है 10 और माइनस Q2, तो Q2 का मान पहले से एक माइनस है, तो ये प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 तो कितना जाएगा 7 माइक्रो कूलाम और यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 माइक्रो कूलाम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से इसको जोड़ के भी देख सकते हो कि 3 और 7 कितना जाएगा, 10 माइक्रो कूलाम इस पे जाएगा, -7 और 3 कितना जाएगा, -4 माइक्रो कूलाम के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर प्लेट दे दिया जाए तो उस पर हम बता सकते हैं कि उसके प्रत्येक सतह पर कितना आवेश वितरित होगा या कितना आवेश डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इसको ऐसे प्रत्येक सतह पर आवेश कितना वितरित होगा, सब बातें ठीक है वही है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर बनेगा। अगले लेक्चर में ज़्यादा मजा आएगा। उसमें ये कहानी होगी कि जो यही हमने संधारित्र रखा है, इस संधारित्र के बीच में हम एक परावैद्युत रख देंगे। जब उसे परावैद्युत रखेंगे तब उसकी खेल क्या होगी, ठीक है। तो चलिए तब तक पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।